स्वागत मित्रों, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं भारत का भूगोल के एमसीक्यूज में आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो भारत में पहला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसे कहते हैं? तो जैसलमेर को ही मरुस्थल की राजधानी कहते हैं, राजस्थान का शहर है सब। अगला है, निम्नलिखित कारणों में से कौन से मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए जिम्मेदार हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिम में निम्न दाब का विकास सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न दाब का विकास होता है जिसके कारण पवनें उत्तराभिमुख हो जाती हैं और उत्तर पश्चिम भाग में निम्न दाब को भरने के लिए यहाँ से वायु इधर चलती है, उच्च वायुदेव से निम्न दाब क्षेत्र की तरफ। दूसरा है, व्यापारिक पवनों का विचलन या विक्षेप, ये भी सही है। प्रशांत महासागर में चक्रवातीय धारा का आगमन, ऐसा कुछ नहीं है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का गर्म होना, ये भी नहीं है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका जिम्मेदार है 1 और 2। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अल्प वर्षा का कारण क्या है? मतलब राजस्थान में अल्प वर्षा क्यों होती है? तो देखते हैं, मानसून पवनें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, हाँ सही है, लेकिन मुख्य कारण देखना, यह बहुत गर्म प्रदेश है। पवनों को शुष्क रह जाना, आर्द्रता युक्त पवनों के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है जिसके सहारे ऊपर उठकर शीतल हो सकें, इसीलिए अल्प वर्षा होती है। क्योंकि आर्द्रयुक्त पवनों के मार्ग में कोई पवनें जो आती हैं आर्द्रयुक्त होती हैं, लेकिन कोई अवरोध नहीं होता। अगर अवरोध होता तो ये ऊपर उठकर शीतल हो जाती है और वर्षा करती है, तो इस कारण से यहाँ वर्षा नहीं हो पाता। मानसून प्रस्फोट से क्या तात्पर्य है? तो वर्षा की कृत्रिम वैज्ञानिक प्रक्रिया को मानसून स्फोट कहते हैं। नहीं, आकाश में बादलों का गलत सघन रूप में आच्छादित होना, ये भी नहीं। 4 का प्रश्न अगला, मेघाच्छन्न मौसम जिसमें एक लंबे समय तक वर्षा होती रहती है, अकस्मात तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा को कहते हैं। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन दोनों स्थानों की जलवायु में अंतर है। इसका कारण है आपका कि दोनों के लैटिट्यूड में यानी ऊंचाई में अंतर है। प्रमुख कारण ये क्या है? अमृतसर और शिमला दोनों की ऊंचाई में काफ़ी अंतर है, जबकि अक्षांश पे एक ही स्थित है, इसीलिए दोनों की जलवायु में काफ़ी अंतर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत के वर्षा मानचित्र में औसत वार्षिक वर्षा का मात्रा दर्शाया गया है, छायांकित भाग में प्रदर्शित है। तो हम देखेंगे ये कौन से क्षेत्र में आता है, यानी 40 से 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है कि 100 से 150 है या 100 से 200 है या 200 से अधिक है। तो ये आपका आ जाता है तराई का क्षेत्र ये, और ये आपका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सब क्षेत्र आते हैं। तो ये जो है 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। अगर इधर और देखा जाए तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो जाते हैं ये वाले, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हम रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं, क्यों नहीं बरसते हैं? क्योंकि उच्च वायु वेग के कारण, निम्न ताप के कारण, अल्प वायु वेग के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो उच्च वायु वेग तो होता है, लेकिन बादल बरसने का प्रमुख कारण होना चाहिए कि उसमें आर्द्रता होनी चाहिए। आर्द्रता होने पर ही बारिश होती है। तो यहाँ चूँकि निम्न आर्द्रता होती है, इसलिए बादल यहाँ नहीं बरसते हैं। यहाँ हमको सूची भी दी गई है, सूची को मिलान करना है। एक तरफ दिया है वर्षा और दूसरी तरफ दिया है वो क्षेत्र जहाँ पे इतनी सेंटीमीटर से अधिक वर्षा क्षेत्र पाए थे। तो असम क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, मालाबार तट और पंजाब का तट देखेंगे हम। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा क्षेत्र जहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक, तो जहाँ से मानसून का प्रवेश होता है वहाँ, और वहाँ सबसे अधिक पहले वर्षा होती है केरल तट यानी मालाबार तट जो होता है, तो ये सबसे अधिक है वर्षा वाला क्षेत्र हो गया 3। अगला है 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र, तो इसमें अब क्षेत्र बचता है जो असम का क्षेत्र है यानी पूर्वोत्तर का क्षेत्र, वहाँ 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, सब क्षेत्रों में। अगला है 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो उसके बाद जो क्षेत्र आता है बंगाल का क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर, इससे ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने देखा है। और 40 से 100 सेंटीमीटर यानी कम वर्षा का क्षेत्र इसमें आपका है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये सब कम क्षेत्र वाले हैं। तो आपका उसका उत्तर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2 और 4 यानी ए आंसर होगा इसमें।
अगला है भारत में 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र हैं, यानी ये रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र यानी 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को हम सूखा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो दो जगह प्रमुख हैं, एक आपका राजस्थान और दूसरा जम्मू कश्मीर। इन दोनों स्थानों पर 40 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, इसलिए जम्मू कश्मीर और राजस्थान प्रमुख है इसमें से। अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110। दो और 110 में देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा कहाँ होती है? लाहौर, लद्दाख, तमिलनाडु या महानदी का डेल्टा क्षेत्र में। तो इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से लाहौर, लद्दाख में नहीं होता। दक्षिण पश्चिम मानसून से तमिलनाडु में भी नहीं होता। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून से होता है। लाहौर, तो इसमें महानदी का डेल्टा क्षेत्र है जो यहाँ वर्षा होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र दिए हैं, वनों के प्रकार दिए हुए हैं। तो देखेंगे हम क्षेत्र और वनों के प्रकार में कौन सा मिलान है। ये क्षेत्र है जैसे हिमालय है क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, सुंदरवन का क्षेत्र, पश्चिमी घाट का क्षेत्र। यहाँ वन दिए हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण अल्पाइन वन, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या मैंग्रोव वन। तो सबसे पहले हम मैंग्रोव वन को मिला देते हैं, जो सुंदरवन है वो, यानी सी का 4। देखते हैं सी का 4 किसमें दिया है, ए में और सी में दिया है, तो बी और डी को हम कैंसिल करते हैं, ये दोनों नहीं होंगे पहला चीज़। अब बच्चे ए और सी, इसमें हम मिलान करेंगे। हिमालय क्षेत्र में जो अल्पाइन का जो जैसे शीतोष्ण अल्पाइन कहाँ पाए जाएंगे, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी ए का 2 हो गया, तो इसमें ये मिलान होता है, ए का 2 और सी का 4। अरावली में क्या है, शुष्क उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन अरावली राजस्थान में आपके क्षेत्र में, तो ये आपका आएगा। और पश्चिमी घाट में आप आता है उष्ण कटिबंधीय वन, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर सी। 2, 3, 4 और 1। आरक्षित वन से क्या तात्पर्य है? किन वनों को आरक्षित वन कहा जाता है? स्थानीय उपयोग के लिए जो आरक्षित हो उन वनों को हम आरक्षित वन कहते हैं, या व्यावसायिक दोहन के लिए जो आरक्षित वन हो उन्हें कहते हैं। शिकार के लिए जो आरक्षित हो, या औषध गुणयुक्त पादपों के विकास के लिए आरक्षित हो। तो इसमें हम आरक्षित वन उन्हों को कहते हैं जो व्यावसायिक दोहन के लिए आरक्षित होते हैं, उनको हम आरक्षित वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित यानी एवरग्रीन वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग के पठार में, शिवालिक के पठार में, दक्षिण पठार में या दक्षिण भारत में। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाहरित वन पाए जाते हैं आपके शिलांग पठार में, मेघालय क्षेत्र में। चूँकि वर्षा की मात्रा अधिक होती है यहाँ एवरग्रीन वन पाए जाते हैं। वनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा का वर्ष था 1952 में। वन संरक्षण की राष्ट्रीय वन नीति सबसे पहले बनी थी 1952 में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक वन और यहाँ प्राप्ति क्षेत्र। प्राकृतिक वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसून वन, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। तो पर्वतीय वन आपके हिमालय पर्वत पे पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो गया। और उष्ण आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मानसूनी वन, तो उष्ण आर्द्र सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वत पे। देख लेंगे पश्चिमी घाट पर्वत में आपके ये आर्द्र मानसूनी वन पूर्वी घाट पर्वत में पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत में पाए जाते हैं आर्द्र मानसूनी वन, और पतझड़ वन पूर्वी घाट पर्वत में पाए जाते हैं, यानी 2, 3, 4 और 1 ये उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्र पर सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। सबसे कम की बात करेंगे तो वो पंजाब हो जाएगा, हरियाणा। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? रेगिस्तान की बात करें राजस्थान की, तो 25%, लगभग 1/4 यानी 25% है। और दूसरा है 1/3 33%, 50% या लगभग 2/3। तो लगभग 2/3 जो है वो राजस्थान का 2/3 भाग स्थलीय है।
2/3 यानी 70% लगभग, 66-67%। भारत में सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। वो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा नहीं, केरल में पाए जाते हैं। सर्वाधिक टीक वुड कहाँ पाई जाती है? आपको टीक वुड पाई जाती है केरल में, उस सदाबहार वन है और टीक वन केरल में ही पाए जाते हैं। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में से राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है। कहाँ वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो इसमें ये देखा जाए केरल, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान और मेघालय। मेघालय में सर्वाधिक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो अर्ध उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, दूसरा था सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना, वन प्रबंधन में जन सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन करना। तो इसमें था पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, ये राष्ट्रीय वन नीति अंश नहीं है। सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन करना ये था, वन कुल भूमि का 1/3 वन आच्छादित करना ये था आपका। वन प्रबंधन जन सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन करना ये नहीं था। तो आपका 2 और 3 सही हो जाएगा। ये 1, 2, 3 होता तो वो भी सही माना जाता। भारत के प्राकृतिक वनस्पति प्रदेश में छायांकित भाग दर्शाता है। तो छायांकित भाग ये आपका दिखाता है राजस्थान हरियाणा का क्षेत्र, जो शुष्क क्षेत्र होता है। तो इसमें से देखेंगे आर्द्र सदाबहारी वन ये नहीं है, आर्द्र वन ये भी नहीं है, ज्वारीय वन यहाँ तो ज्वारीय वन हो सकते हैं लेकिन पूरा क्षेत्र दिया हो इसलिए मानसून शुष्क लकड़ी वन है। 124वां प्रश्न देखेंगे, मालवा का पठार, धारवाड़ का पठार, जलोढ़ मिट्टी मिलान करना है। तो देख लेते हैं, मिलान करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मालवा का पठार, मालवा का पठार आपका काली मिट्टी से निर्मित है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर रेगढ़। धारवाड़ का पठार ये लाल मिट्टी हो जाएगी। पंजाब का मैदान जो है ये आपका जलोढ़ मिट्टी निर्मित है, पश्चिमी घाट लैटेराइट मिट्टी। ये हो गया आपका 4, 3, 1, 2 124 4, 3, 1, 2 4, 3, 1, 2 ये हो जाएगा इसका उत्तर 124 का ए। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। सामान्यतः नदी घाटी में प्राप्त होती हैं, सही है। इनका निक्षेपण नदियों के द्वारा होता है, ये भी सही है। इनमें फास्फोरस की अधिकता किंतु अल्पता, ये गलत है। फास्फोरस की अधिकता वगैरह ये सर्वाधिक उर्वर मिट्टी, ये सही है। 1, 2, 4 सही है। अगला है निम्न प्रकार की मिट्टियों में से कौन सी खाद्यान्न के लिए सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी हमने बताया ऊपर सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और सर्वाधिक क्षेत्रों में लगभग 22% भाग पर ये हैं भी भारत में। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त है? ये हमने पढ़ाया था। काली मिट्टी आपके कपास के लिए सबसे उपयोगी है। निम्नलिखित मानचित्र में छायांकित भाग निम्नलिखित को निरूपित करती है। छायांकित भाग किसको निरूपित करती है? तो देखेंगे ये इधर है आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र। धूसर और भूरी मृदा नहीं, लेटाइट मृदा नहीं, लाल मृदा नहीं, ये सब माउंटेन मृदा है, सब माउंटेन मृदा है। ये डी है, सब माउंटेन मृदा पर्वतीय क्षेत्र में है। भारतीय मिट्टी में प्रायः किन 2 तत्वों की कमी पाई जाती है और जिसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम हो जाता है जिसके कारण? तो देखिए सबसे ज़्यादा भारत में नाइट्रोजन और फास्फोरस यानी फास्ट का उर्वरक डाला जाता है, तो नाइट्रोजन की कमी है, लोहे की नहीं उतनी कमी है, और पोटेशियम सल्फर नहीं। सबसे ज़्यादा ये नाइट्रोजन और फास्फोरस NPK जिसको कहते हैं NPK सबसे अधिक कमी है भारत के मिट्टी में, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है? यानी किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो क्षारीय मिट्टी जो होती है उसमें हम जिप्सम का उपयोग करके उसको उपयोगी बना लेते हैं। 131 देखेंगे। 131 टपक सिंचाई पद्धति क्या है? ड्रिप इरिगेशन शुष्क भूमि के लिए उपयोगी है क्योंकि इसमें जल की बचत होती है। सही है, ये तो बात एकदम सटीक है।
कम दाब पर जल की आपूर्ति होती है, ऐसा नहीं। यह पहाड़ी ढलानों के लिए सबसे उपयुक्त है, ये सही है आपका। एक मिनट, कम दाब पर जल की आपूर्ति होती है टपक सिंचाई पद्धति में, ठीक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। टपक सिंचाई पद्धति शुष्क भूमि के लिए उपयोगी क्योंकि इसमें जल की बचत होती है, और टपक सिंचाई कम दाब पर जल की आपूर्ति होती है। वैसे ये पहाड़ी ढलानों के लिए सबसे उपयुक्त नहीं है ये टपक सिंचाई। पश्चिम बंग भारत का सबसे अधिक, पश्चिम बंग यानी बंगाल का, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक जूट उत्पन्न करने वाला राज्य है, सही बात है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी, मतलब क्यों ऐसा है कि भारत, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक जूट का उत्पादन क्यों करता है वहाँ? क्योंकि वहाँ की मिट्टी उस तरह की होगी, जलवायु उस तरह का होगा। तो देख लेते हैं इसमें कारण कौन सा है। यहाँ उच्च ताप एवं उच्च वर्षा की दशाएं पाई जाती हैं, सही है बात है। उच्च ताप भी होता है वहाँ, उच्च वर्षा भी होता है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। दूसरा है प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी भूमि को प्राकृतिक उर्वरक प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल में इस तरह की स्थिति भी है। यह जूट कारखानों को सबसे अधिक संकेंद्रण है यहाँ, भाई वहाँ का पर्यावरण इस तरह है इसलिए वहाँ उपयुक्त है, तो ये कोई कारण नहीं है। यह समुद्र तट पर स्थित है, ये भी कोई कारण नहीं, तो 1 और 2 सही है। भारत में झूम कृषि के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? झूम कृषि यह सबसे अधिक असम में होती है, सही बात है। झूम कृषि असम में होती है। इसे काटो और जलाओ तकनीक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस विधि से भूमि की उर्वरता कुछ वर्षों में समाप्त हो जाती है, ये भी सही है, तीनों सही है। इसीलिए वो वहाँ छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगला है सूची दी गई फसलों की और उनको राज्य से मिलान करना है, सबसे अधिक उत्पादन देखना है। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? काफ़ी, रबर, तंबाकू। तो गन्ना सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, काफ़ी कर्नाटक में होता है, रबर केरल में होता है, तंबाकू गुजरात में होता है। तो यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 डी उत्तर इसका। क्वेश्चन नंबर 135 में भी मिलान करना है, देख लेते हैं। फसलें दी गई हैं यहाँ और मुख्य उत्पादक, यानी जौ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? मूंगफली, रागी और चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो जौ आपका देखा जाए तो जौ, मूंगफली गुजरात में होती है, पहले इसको मिला देंगे आपको। 3 यानी बी में 3 कहाँ कहाँ है आपका? सी में है और बी में है, तो ये काट देते हैं और ये काट देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे रागी आपका सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन हो, और चावल। तो पश्चिम बंगाल में चावल सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो हम देख लेंगे बी का 3 और डी का 4, किसमें है? बी का 3 डी का 4, तो बी में उत्तर है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। उत्तर प्रदेश में जौ सबसे अधिक होता है, ठीक है। गुजरात में मूंगफली होता है, रागी कर्नाटक में होता है, चावल पश्चिम बंगाल में। देखिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। हम जब परीक्षा में, एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो हम पहले उन ऑप्शंस को हटाते हैं जो बिल्कुल अनुचित होते हैं, तो उनको हटाने के बाद हमारा आंसर निकालने में सफलता हमको मिल जाती है आसानी से। अब 50-50 का क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें 1 2 मिलान और करते हैं तो आसानी से हम उत्तर तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं एलिमिनेशन थ्योरी या हटाओ पद्धति कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा चावल का कटोरा किसे कहते हैं? चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो ये सबसे उपयुक्त आंसर ये, कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा का क्षेत्र है उसे ही चावल का कटोरा कहते हैं। रेखा मानचित्र यहाँ दिया हुआ है, भारत का कृषि क्षेत्र प्रदर्शित करता है। छायांकित भाग द्वारा दर्शाया गया क्षेत्र, ठीक, कौन सा क्षेत्र, मतलब किस चीज़ के उत्पादन को ये दर्शा रहा है? तो ये पता चल रहा है ये काली मिट्टी का क्षेत्र प्रमुख रूप से, तो जो काली मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, तो ये कपास का क्षेत्र है प्रमुख से। अगला है कौन सा एक मिलेट वर्ग में आता है? 138वां क्वेश्चन है, मिलेट वर्ग में आपके मोटे अनाज में कौन सा आता है? गेहूँ, धान, मक्का, सोरधम आता है आपका मिलेट वर्ग में। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार। तो असम में सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन होता है, उसके बाद कर्नाटक में होता है, बिहार में होता है, पश्चिम बंगाल में भी होता है, तो असम इसमें नंबर 1 पे है। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र संसार में सबसे अधिक है? तो कृषि क्षेत्र संसार में सबसे अधिक अगर देखा है तो चावल के लिए है भारत में सबसे अधिक, फिर भी चीन हमसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? तो कॉफ़ी कर्नाटक में सबसे अधिक होता है, कई बार बताया गया। मूंगफली की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है?
तो मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? गुजरात में होती है। और वहाँ की मिट्टी कैसी है? चिकनी मिट्टी, बलुई काली मिट्टी, लाल मिट्टी या पथरीली मिट्टी। तो मूंगफली के उत्पादन के लिए आपकी ये पथरीली मिट्टी उपयुक्त है। भारत में प्रमुख गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश करता है, नंबर 2 पे पंजाब करता है, नंबर 3 पे हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 144वां क्वेश्चन हम देखते हैं मित्रों। भारत का सबसे अधिक चावल पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो चावल सबसे ज़्यादा हमने बताया पश्चिम बंगाल करता है। सर्वाधिक अनाज का उत्पादन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश आपका करता है। हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके फलस्वरूप गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, सही है। इसमें फलस्वरूप कई परिस्थितियां समस्याएं उत्पन्न हुई, ये भी सही है। पारिस्थितिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी भाई, उर्वरकों का अधिक प्रयोग होने लगा था, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग हुआ था। इसके फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में निश्चितता आई है, सही है। इसके फलस्वरूप प्रादेशिक विषमता में वृद्धि, प्रादेशिक विषमता में नहीं वृद्धि हुई, 1 2 3 सही है। सूची का मिलान करना है 147 में। खनिज दिए गए हैं और वो कहाँ प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से देख लेते हैं। लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट। तो लौह सबसे ज़्यादा बादाम के पहाड़ पर प्राप्त होते हैं। अब ये से अंदाजा लगाए, बादाम यानी मजबूत चीज़ जिससे मिलती है, लौह इसको मिलान कर सकते हैं हम। मलाज खंड, यहाँ से तांबे का उत्पादन होता है, मलाज खंड से मिला दिया हमने। अगला है आपका मैंगनीज और बॉक्साइट। तो मैंगनीज का उत्पादन सबसे अधिक आपका होता है बालाघाट, उड़ीसा में अधिक होता है, तो बालाघाट से मिला देंगे। और बॉक्साइट का उत्पादन लोहरदगा में होता है, मिलान हो जाएगा। 2 1 4 3 2 1 3 4 और ये होगा मैग्नीज साइड लोहरदगा में होगा और बॉक्साइट बालाघाट में होगा। 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो 147 में हो गया। अब 148वां देखेंगे, कोयला पट्टी और राज्य, यानी ये कोयला का क्षेत्र जो है किस राज्य में है? रानीगंज, करणपुरा, सिंगरौली, सोहागपुर, देवगढ़, दलचर, माकुम, लखीमपुर। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे रानीगंज, करणपुरा, ये आपका बिहार का क्षेत्र पड़ जाता है। रानीगंज, करणपुरा। सिंगरौली और सोहागपुर, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, तो सिंगरौली सोहागपुर मध्य प्रदेश में क्षेत्र हो गया। अगला है देशगढ़ और तलचर, ये दोनों उड़ीसा में है, तलचर। और माकुम और लखीमपुर, तो माकुम आपका रसोम में है। 2 3 4 और 1, ये डी उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 149, परियोजनाएं दी गई हैं और राज्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सी परियोजनाएं किस राज्य में हैं। मिवराछी, शारदा, देख लेते हैं। मिवराछी कहाँ है आपका? मिवराछी आपका है पश्चिम बंगाल में है। शारदा सहायक उत्तर प्रदेश में है आपका। भीमा, कोसी नदी और भीमा, कोसी नदी बिहार में है, भीमा महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, देख लेते हैं। ये उत्तर हो जाएगा आपका बी। अगला है स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना प्रारंभ की गई थी? स्वतंत्रता के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कोसी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या चंबल परियोजना। तो इसमें से सबसे पहले आपको शुरू किया गया था दामोदर घाटी परियोजना, सबसे पहले शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न को हमको यहाँ पे मिलान करना है। तो इसको देख लेते हैं। 151, हाँ, सूची दी गई बांध दिए गए किस प्रदेश में है? तो फरक्का बांध आपका, घटप्रभा, हीराकुंड और काकरापार। तो देखिए हीराकुंड आपका उड़ीसा में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में है, घटप्रभा कर्नाटक में है और काकरापार गुजरात में है। यानी 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये उत्तर इसका है। अगला है 152वां क्वेश्चन है, बगलिहार पनविद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो बगलिहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, इसका हम मिलान करेंगे, देखते हैं।
विद्युत परियोजनाएं दी गई हैं और किस देश में स्थित हैं, तो मतलब किस प्रदेश में स्थित है या किस स्थान पर स्थित है, इनको हम देखते हैं। कलपक्कम, कोलकाता, कोराना और भावनगर, तो किस प्रकार की परियोजना है? कलपक्कम आपका परमाणु विद्युत परियोजना है, ठीक है। 2 नंबर, कोलकाता में ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, कोलकाता। जल विद्युत परियोजना है कोरोना में, कोयना महाराष्ट्र में है जो जल विद्युत परियोजना, और भावनगर गुजरात में जो है वो ज्वारीय विद्युत परियोजना है। यानी 2, 1, 4, 3, ये सी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, इसमें कौन सा? सिंदरी उर्वरक है, सही है ये। मथुरा तेल प्रसंस्करणशाला है, ये भी सही है। सलेम आपका इस्पात केंद्र है, जूट उद्योग नहीं है, ये गलत हो गया। चितरंजन विद्युत इंजन है, सही है, ये भी सही है, केवल इस सी गलत है। 155 हम मिलान करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो मिलान कर देते हैं। नेपानगर आपका न्यूज स्टूडेंट है, ठीक है। ऋषिकेश आपका एंटीबायोटिक से संबंधित है। बरौनी तेल शोधन कारखाना है और पिंजौर में HMT का कारखाना है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2 और 1, 3, 4, 2, 1, 155, ये होगा बी आंसर इसका हो जाएगा 155 का बी। 156वां देखते हैं। परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं, किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। काकरापार गुजरात आपका हो जाएगा, काकरापार गुजरात। नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है आपका। तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है और कोटा राजस्थान में स्थित है। आपका उत्तर हो जाएगा 2, 5, 3, 4 और 1, सी उत्तर हो जाएगा। अगला है भारी पानी संयंत्र केंद्र तथा सूची में राज्य का नाम दिया है, हमको यहाँ मिलान करना है। हजीरा, मानगुरु, थाल, मंचर कहाँ कहाँ स्थित है? तो हजीरा आपके गुजरात में स्थित है, मानगुरु आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, थाल आपका उड़ीसा में स्थित है, तलचर महाराष्ट्र में स्थित है। 1 मिनट, थाल महाराष्ट्र हो गया और तलचर आपका उड़ीसा में हो जाएगा। तलचर उड़ीसा होगा आपका, तलचर 2 यानी डी का 2, 3, 4, 1, 2, ये उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 158, सही उत्तर मिलान करनी है यहाँ। कोयम्बटूर, राउरकेला, कपूरथला और बरौनी क्या है ये? तो बरौनी तेल शोधनशाला है, ये हम देख लेते हैं। कपूरथला में रेल डिब्बे बनाए जाते हैं, ये हो गया। राउरकेला में लौह इस्पात केंद्र है, ये हो गया। कोयम्बटूर में सूती बस्ती, यानी 4, 3, 2 और 1, ये उत्तर हो जाएगा। यहाँ कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है कि कहाँ पे ये हैं। तो फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ये कहाँ है आपका? एंटीबायोटिक्स कहाँ? पिंपरी में बनाए जाते हैं। इंडियन खैर अर्थ लिमिटेड ये आपका हो जाएगा अलवार में। और नेशनल न्यूज़ प्रिंट नेपानगर में, ये हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये उत्तर हो जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 160 में भी मिलान करना है। परमाणु अनुसंधान केंद्र दिए गए हैं और कहाँ स्थित हैं, इनकी स्थिति देखनी है। तो परमाणु अनुसंधान भाभा परमाणु, ये तो सभी को पता है, भाभा मुंबई में स्थित है। परमाणु खनिज प्रमाण कहाँ है स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। परमाणु खनिज प्रभाग हैदराबाद में। प्रगत औद्योगिक केंद्र कहाँ है? ये आपका उद्योग इंदौर में है। और कलपक्कम में आपका स्थित है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी आपका 1, 4, 2, 3 ये उत्तर है। अगला हम देखेंगे 161वां। यहाँ 1, 2, 3, 4 क्रम से दिए गए हैं, ABCD से मिलान करना है। तो ये दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। यहाँ हमको देखना है 161 में। तो सरिस्का आपका है, ये 1 नंबर पे आपका है सरिस्का। 1 नंबर पे सरिस्का है आपका। 2 नंबर मध्य प्रदेश में पन्ना है और 3 नंबर पे आपका कान्हा है
और 4 नंबर पे इंद्रावती है। तो 4 3 2 1 उसका उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, अभयारण्य दिए, वन्य जीव, उनसे मिलान करना है। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं, एक सींग वाला गैंडा है काजीरंगा में। घाना अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो साइबेरियन क्रेन यहाँ आता है घाना पश्चिमी बिहार में। शिवपुरी किस लिए प्रसिद्ध है, तो चिकारा के लिए प्रसिद्ध है शिवपुरी। और पेरियार में जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। अगला प्रश्न हम देखते हैं 163, क्वेश्चन नंबर 163 देखते हैं। बाघ परियोजनाएं टाइगर प्रोजेक्ट दिया है, किस राज्य में स्थित है। 163 में यहाँ आंसर देख लेते हैं थोड़ा। आपका है बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट और सिमलीपाल। इधर है आपका दिया महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो देखते हैं बांदीपुर आपका कहाँ स्थित, मिलान कर रहा है कर्नाटक से, और कान्हा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश से, और मेलघाट हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से, और सिमलीपाल आपका हो जाएगा उड़ीसा से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 5 3 1 4, 5 3 1 और 4। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के स्वर्णिम चतुर्भुज का उद्देश्य क्या है। तो स्वर्णिम परियोजना का उद्देश्य है 4 महानगरों को जोड़ना। कौन कौन से महानगर हैं आपके, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ना। ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 4 नगरों को जोड़ना। 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ मिलेंगे, तो उसको हमने बताया था, ये दोनों झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, झांसी में मिलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूची दी गई है 2 सूची, उनका मिलान करना है। स्थान दिए गए, उद्योग दिए गए। तो मुजफ्फरनगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अदोनी किस लिए प्रसिद्ध है, आपका इंजीनियरिंग के सामान के लिए प्रसिद्ध है अदोनी। रांची किस लिए प्रसिद्ध है, खेलकूद के सामान। और जालंधर आपका प्रसिद्ध है चीनी उद्योग के लिए। गड़बड़ हो रहा है कुछ इसमें, देखते हैं। रांची आपका इंजीनियरिंग के सामान के लिए, हाँ ये मिलान कर देते हैं। 1 4 3 थे, इसका उत्तर हो जाएगा 1 4। रांची खेलकूद के सामान और जालंधर चीनी के लिए। इस प्रश्न को क्विट कर दीजिए, इस प्रश्न को। अगला देखते हैं, ऑप्शन सही नहीं दिया इसमें। सूची राष्ट्रमार्ग संख्या दिया है, मिलान करना है हमको। NH3 NH6 NH9 NH12 कहाँ से कौन मिलान करता है। तो राष्ट्रीय NH3 जो आपका है वो है आपका आगरा से मुंबई। NH3 आगरा से मुंबई। NH6 जो आपका है वो है कोलकाता से हजीरा। NH9 जो आपका है वो आपका है पुणे से मछलीपट्टनम तक। अगला आपका है NH12 जबलपुर से जयपुर तक। 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी उत्तर इसका, संसार की सबसे ऊंची सड़क यानी जो 5602 मीटर ऊंची है कहाँ पर स्थित है। इसको हमने वीडियो में बताया था आपका कि लद्दाख में स्थित है, खारदोंगला में। अगला प्रश्न है, सूची मिलान करनी है। अगला और अंतिम प्रश्न है इसका, हाईटेक सिटी, केंद्रीय औषधि केंद्र, अनुसंधान केंद्र, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, चारों का मिलान करना है। तो हाईटेक सिटी कौन है, इसमें हैदराबाद को हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय औषधि केंद्र कौन सा है, लखनऊ में केंद्रीय CSIR यानी केंद्रीय औषधि केंद्र है। अगला है साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है कोलकाता को, और रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत का भूगोल से संबंधित सभी हम MCQs पूरे हुए हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।